हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीम विशाल एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम विधानसभा से संबंधित टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और ये वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न शामिल किए गए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हर प्रश्न आपके एग्जाम में काम आ सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। राज्य विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसे भंग करने की सिफारिश सामान्यतः कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद। दोस्तों, सामान्य परिस्थितियों में यदि राज्य सरकार विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले विधानसभा भंग करना चाहती है तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद राज्यपाल को इसकी सलाह देती है और इसके बाद राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधानसभा को भंग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य विधानसभा को भंग करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, राज्यपाल। राज्य विधानसभा को भंग करने की संवैधानिक शक्ति राज्यपाल के पास होती है और यह प्रावधान अनुच्छेद 174 के खंड 2 के बी में दिया गया है। हालांकि सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। राज्य विधानसभा में कोरम कुल सदस्यों की संख्या का कितना होता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 1/10। दोस्तों, राज्य विधानसभा में कोरम का अर्थ है सदन की कार्यवाही चलाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति। संविधान के अनुच्छेद 189 के खंड 3 के अनुसार कोरम कुल सदस्यों का 1/10 या 10 सदस्य इनमें से जो अधिक होता है। जैसे यदि विधानसभा में 200 सदस्य हैं तो 1/10 बराबर 20 सदस्य होंगे, इसलिए कोरम 20 होगा। अगर सदस्यों की संख्या कम हो तो 10 सदस्य की न्यूनतम सीमा लागू हो सकती है। यदि विधानसभा की बैठक में कोरम पूरा ना हो तो अध्यक्ष क्या क्या कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, बैठक स्थगित या निलंबित कर सकता है। यदि विधानसभा की बैठक में कोरम पूरा नहीं होता तो अध्यक्ष सदन की बैठक को स्थगित कर सकता है या कार्यवाही को तब तक निलंबित कर सकता है जब तक आवश्यक संख्या में सदस्य उपस्थित न हो जाएं। राज्य विधानसभा के सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लेख मुख्यतः किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन सी, अनुच्छेद 194 में। राज्य विधानसभा के सदस्यों और राज्य विधान मंडलों के विशेषाधिकारों का प्रावधान अनुच्छेद 194 में है और इस विशेषाधिकारों का उद्देश्य सदस्यों को सदन में स्वतंत्र रूप से बोलने, विचार रखने और अपनी संसदीय जिम्मेदारियां निभाने की सुविधा देता है। विधानसभा में सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 191। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 191 में दिए गए हैं और इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख आधार हैं, जैसे लाभ का पद धारण करना, सक्षम न्यायालय द्वारा विक्रचित घोषित किया जाना, दिवालिया होना, भारत का नागरिक ना होना, संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत अयोग्य होना, दल बदल के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान 10वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी विधानसभा सदस्य की अयोग्यता के संबंध में प्रश्न उठता है तो निर्णय कौन करता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, राज्यपाल करता है। यदि किसी राज्य विधानसभा सदस्य की अयोग्यता के संबंध में प्रश्न उठता है
तो अनुच्छेद 192 के अनुसार उसका निर्णय राज्यपाल करते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, राज्यपाल इस मामले में भारत निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करते हैं और उसी के अनुसार कार्य करते हैं। अयोग्यता के प्रश्न पर राज्यपाल किसकी राय लेने के लिए बाध्य हैं? राइट आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन सी, भारत निर्वाचन आयोग। यदि किसी विधानसभा सदस्य की अयोग्यता को लेकर प्रश्न उठता है तो अनुच्छेद 192 के खंड 2 के अनुसार राज्यपाल भारत निर्वाचन आयोग की राय लेने के लिए बाध्य हैं और उसी राय के अनुसार कार्य करते हैं। दल बदल के आधार पर विधानसभा सदस्य की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? क्या राज्यपाल करता है, विधानसभा अध्यक्ष करता है, मुख्यमंत्री करता है या फिर निर्वाचन आयोग करता है? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी, विधानसभा अध्यक्ष करता है। दल बदल के आधार पर विधानसभा सदस्य की अयोग्यता का निर्णय सामान्यतः विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं और यह व्यवस्था संविधान की 10वीं अनुसूची में दी गई है। दल बदल विरोधी कानून संविधान की किस अनुसूची में है? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, 10वीं अनुसूची में। दोस्तों, दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दिया गया है और इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था और इसका उद्देश्य विधायकों सांसदों द्वारा पार्टी बदलकर राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की प्रवृत्ति को रोकना है। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुशंसा पर प्रस्तुत किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन बी, राज्यपाल। राज्य विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता और इसका संवैधानिक आधार अनुच्छेद 207 है। किसी विधेयक के धन विधेयक होने या न होने का अंतिम निर्णय राज्य विधानसभा में कौन करता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, विधानसभा अध्यक्ष। दोस्तों, किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए या नहीं, इसका अंतिम निर्णय विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं और इसका संवैधानिक आधार अनुच्छेद 199 के 3 में है और अध्यक्ष का निर्णय इस मामले में अंतिम माना जाता है। इसलिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री यह अंतिम निर्णय नहीं करते। राज्य में धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये प्रस्तुत किया जा सकता है दोस्तों केवल विधानसभा में। राज्य में धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि राज्य में विधान परिषद भी है तब भी धन विधेयक को विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता और विधान परिषद धन विधेयक को रोक नहीं सकती। उसे प्राप्त होने के बाद 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ विधानसभा को वापस करना होता है। विधान परिषद वाले राज्य में धन विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो राइट आंसर है 14 दिन तक रोक सकती है। विधान परिषद वाले राज्य में धन विधेयक को विधान परिषद अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकती है और इसके बाद उसे अपनी सिफारिशों के साथ विधानसभा को वापस करना होता है। अगर विधान परिषद 14 दिनों के भीतर विधेयक वापस नहीं करती तो 14 दिन की अवधि समाप्त होने पर धन विधेयक विधानसभा द्वारा पारित रूप में ही पारित माना जाता है। राज्य का बजट विधानसभा के समक्ष कौन रखता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री या फिर विधानसभा अध्यक्ष? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, राज्यपाल। राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट राज्यपाल के नाम से विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है और इसका संवैधानिक आधार अनुच्छेद 202 है। व्यवहार में बजट को सदन में वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं, लेकिन संवैधानिक रूप से
इसे राज्यपाल के नाम से विधानमंडल के समक्ष रखे जाने का प्रावधान है। राज्य की संचित निधि से धन निकालने के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, विधानसभा की विधिक अनुमति। राज्य की संचित निधि से धन तभी निकाला जा सकता है जब विधानमंडल द्वारा विधि के अनुसार धन निकासी की अनुमति दी गई हो, और इसका आधार दोस्तों अनुच्छेद 266 है। विनियोग विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? नए जिले बनाना, संचित निधि से धन निकालने के लिए वैधानिक अनुमति देना, चुनाव करना, या फिर विधानसभा भंग करना। तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा ऑप्शन बी, संचित निधि से धन निकालने के लिए वैधानिक अनुमति देना। विनियोग विधेयक का मुख्य उद्देश्य सरकार को राज्य की संचित निधि से स्वीकृत धनराशि निकालकर खर्च करने की कानून अनुमति देता है। बजट में सरकार के विभिन्न खर्चों का प्रस्ताव रखा जाता है। अनुदानों की मांगों विधानसभा द्वारा स्वीकृति होने के बाद उन स्वीकृत खर्चों के लिए विनियोग विधेयक लाया जाता है, और इसके कानून बनने के बाद ही संचित निधि से धन निकालकर खर्च किया जा सकता है। अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता कब होती है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, जब स्वीकृति राशि अपर्याप्त हो जाए। जब किसी वित्तीय वर्ष में किसी कार्य या सेवा के लिए पहले से स्वीकृति धनराशि पर्याप्त नहीं होती तो अतिरिक्त धन की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी स्थिति में सरकार अनुपूरक अनुदान की मांग कर सकती है। जैसे मान लीजिए किसी विभाग के लिए 100 करोड़ स्वीकृति हुए, लेकिन खर्च बढ़ने के कारण 120 करोड़ की जरूरत पड़ गई, तो अतिरिक्त 20 करोड़ के लिए अनुपूरक अनुदान लिया जा सकता है। विधानसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने का मुख्य परिणाम क्या होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मंत्रिपरिषद को पद छोड़ना पड़ता है। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है कि सदन को सरकार की मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं रहा, क्योंकि राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली पूरी मंत्रिपरिषद को पद छोड़ना पड़ता है। जैसे अगर किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और विधानसभा में बहुमत ने उसके खिलाफ मतदान कर दिया, तो सरकार बहुमत खो देती है और उसे इस्तीफा देना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व किस सदन के प्रति होती है? क्या विधान परिषद के प्रति होती है, विधानसभा के, राज्यसभा, या फिर राज्यपाल के प्रति होती है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, विधानसभा के प्रति होती है। राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका स्पष्ट प्रावधान अनुच्छेद 164 के खंड 2 में है। इसका अर्थ है कि मुख्यमंत्री सहित पूरी मंत्रिपरिषद को विश्वास, विधानसभा का बहुमत और विश्वास बनाए रखना होता है। यदि विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को पद छोड़ना पड़ता है। विधानसभा में शून्यकाल के संबंध में कौन सा कथन सही है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यह संसदीय कार्यवाही की प्रथा है जिसका संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। शून्यकाल विधानसभा की कार्यवाही में वह समय होता है जब सदस्य तत्काल जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दे सदन के सामने उठा सकते हैं। मुख्य बात यह है कि शून्यकाल का भारतीय संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, यह एक संसदीय प्रथा के रूप में विकसित हुआ है। विधानसभा में प्रश्नकाल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों सरकार से प्रश्न पूछकर कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाना। विधानसभा में प्रश्नकाल का मुख्य उद्देश्य
विधायकों को सरकार से नीतियों, योजनाओं, खर्च, प्रशासन और जनहित के मुद्दों पर प्रश्न पूछने का अवसर देना है। इसके माध्यम से सरकार को सदन के सामने अपने कार्यों और निर्णयों के बारे में जवाब देना पड़ता है और इससे कार्यपालिका की जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है, विधानसभा में कटौती प्रस्ताव मुख्यतः किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बजट की मांगों में कमी का प्रस्ताव। विधानसभा में कटौती प्रस्ताव का संबंध सरकार की बजट संबंधी अनुदानों की मांगों में कटौती करने से है। इसके माध्यम से विधायक किसी मंत्रालय या विभाग के लिए प्रस्तावित खर्च की राशि को कम करने का प्रस्ताव रखते हैं। इसके जरिए विधायक सरकार की नीतियों और खर्चों पर नियंत्रण एवं आलोचना भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सरकार की बहुमत की स्थिति की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि सरकार को विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है या नहीं। यदि सरकार के पक्ष में विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो यह स्पष्ट होता है कि सरकार के पास सदन का बहुमत है। यदि सरकार विश्वास प्रस्ताव हार जाती है तो उसे बहुमत खोने के कारण इस्तीफा देना पड़ सकता है। विधानसभा अध्यक्ष का मतदान संबंधी कौन सा विशेष अधिकार है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, सामान्यतः बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देता है। विधानसभा का अध्यक्ष सामान्य परिस्थितियों में सदन में मतदान नहीं करता, लेकिन यदि किसी प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष में मत बराबर हो जाएं, तो अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकता है। जैसे किसी प्रस्ताव पर 100 सदस्य पक्ष में और 100 सदस्य विपक्ष में मतदान करते हैं तो स्थिति बराबर हो गई है। ऐसे में अध्यक्ष का निर्णायक मत परिणाम तय कर सकता है। विधानसभा में किसी सदस्य के भाषण पर न्यायालय में कार्यवाही से संवैधानिक संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 194 में। राज्य विधानमंडल के सदस्यों को सदन में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा उनके द्वारा सदन में कही गई बातों के संबंध में न्यायालयी कार्यवाही से संवैधानिक संरक्षण अनुच्छेद 194 के अंतर्गत मिलता है और अनुच्छेद 194 में है राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। इसमें सदन के भीतर दिए गए भाषण और मत के संबंध में सदस्यों को संरक्षण मिलता है। राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में किस भाषा का प्रयोग किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, हिंदी, अंग्रेजी या राज्य में प्रयुक्त अन्य भाषा संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 के अनुसार राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में सामान्यतः राज्य की राजभाषा या भाषाएं हिंदी या अंग्रेजी का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा यदि कोई सदस्य इन भाषाओं में अपनी बात ठीक से व्यक्त नहीं कर पाता है तो अध्यक्ष या सभापति उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं। राज्य विधानसभा के चुनावों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है दोस्तों ऑप्शन बी, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र नागरिक मतदान कर सकते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि भारत में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक यदि कानून के अनुसार मतदान के रूप में पंजीकृत है और अयोग्य घोषित नहीं है तो चुनाव में मतदान कर सकता है। इसमें शिक्षा, आय, सरकारी नौकरी या करदाता होना मतदान की शर्त नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का संवैधानिक आधार किस अनुच्छेद में है?
इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 332। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332 में राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति यानी एससी और एसटी के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा और विधान परिषद के बीच सही अंतर है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, विधानसभा के सदस्य मुख्यतः प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जबकि परिषद के सदस्य विभिन्न निर्वाचन समूहों या नामांकन से आते हैं। दोस्तों, राज्य में विधानसभा और विधान परिषद के बीच यह एक महत्वपूर्ण अंतर है। विधानसभा यानी निचला सदन, इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं। इसका सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है और राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और धन विधेयक के मामले में इसकी शक्ति अधिक होती है। अब बात करें विधान परिषद यानी उच्च सदन की, तो यह स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जाता। इसके सदस्य अलग अलग निर्वाचन मंडलों से चुने जाते हैं और कुछ सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल सामान्यतः 6 वर्ष होता है और लगभग 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं और धन विधेयक पर इसकी शक्ति सीमित है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के पार्ट 2 में हमने विधानसभा से संबंधित टॉप 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने इस वीडियो के पार्ट 1 को नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखिए और पार्ट 1 का लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से लिंक पर क्लिक करके पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।